बर्निंग, इचिंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब पाइल्स को बहुत बार लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये अक्सर अक्सर कुछ लोगों को आप देखना ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, कभी कभी आता है, कभी कभी यही गायब हो जाता है, या फिर आपने एक दो मेडिसिन लिया ठीक हो जाता है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर इसका सीरियसली इलाज नहीं किया गया तो ये नुकसान कर सकता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है, यानी जो रेक्टल ऑरिफिस है वो बॉडी से बाहर चली जा सकती है। इसके कारण इंपेडेड वेनस रेक्टम हो सकता है, जितने भी वेन है वहां पे वो गड़बड़ हो सकती है, स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है, इस तरह का नोडल फॉर्म हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, इन्फेक्शन होके, जैसे पैरों में हाथों में कभी बहुत ज्यादा चोट लगती है डायबिटीज लोग को खास करके, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, उसमें घाव होती है, तो उस तरह का गैंग्रीन हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और सम टाइम इट में ऑल्सो डेवलप इनटू कैंसर। हमने एक बहुत ही वेल डिजाइन प्रोडक्ट बनाया आपके लिए, पाइल वन, जो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये सारी चीजों का ध्यान रखता है। पाइल्स को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, जिनको पाइल्स है उनको दिया जा सकता है, पेन को कम करेगा, पाइल्स को कम करेगा, स्टूल को पास करने के टाइम में जो एक डिफिकल्टी होती है, ब्लीडिंग होती है, उसको कम करेगा। कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स नहीं है लेकिन कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है आपको क्लियरली टॉयलेट नहीं होता है, रोज नहीं होता, या फिर इट्स वेरी हार्ड टू पास ऑन, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डाइजेशन अगर आपका कमजोर है तब भी दे सकते हैं। सो पाइल वन लिखा है, इसका मतलब नहीं सिर्फ पाइल्स में ही दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में दिया जा सकता है, डाइजेशन में गड़बड़ है तब भी दे सकते हैं। जिनको रेक्टल एरियाज में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इचिंग है, ब्लीडिंग है, आप उनको दे सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने पाइल वन में एड ऑन किए हैं। मुलेठी और हरित की, ये पाइल्स के सिम्टम्स को कम करेगा, ब्लीडिंग, इचिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्वेलिंग। दारू, हरिद्रा और नीम इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। उसके साथ आरंदा सीड्स बाउल मूवमेंट को अच्छा रखेगा, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। सौंठ और पिपली ब्लोटिंग को कम करेगा। हरर और काली मिर्च डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। ये सारे एब्सोल्युटली प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम में आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मेडिसिन सबको लिखते हैं, उन मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यही सारे इंग्रेडिएंट्स होती है। सो ये एक एब्सोल्यूट आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप कॉन्स्टिपेशन के लोगों को रेकमेंड कर सकते। साथ में एलोवेरा हमने एड ऑन किया है, ये बहुत अच्छा फाइबर है। हमने एक चीज उसमें पढ़ा था कि किस लोगों को पाइल्स होने का चांस ज्यादा है, जो फाइबर कम लेते हैं। तो एलोवेरा बहुत अच्छा फाइबर है और ये डाइजेशन को इनहेंस करती है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, एलिमेंट्री कैनल को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें 67 कैप्सूल आता है, 7 यानी 7 कैप्सूल ग्रीन कलर के हैं एंड 60 कैप्सूल आर ऑरेंज रेड कलर। फर्स्ट 7 नाइट्स, पहले 7 रात को सोने के टाइम पे आपको ग्रीन कैप्सूल लेने 1 by 1, हर रात को सोने के टाइम में एक एक ग्रीन कैप्सूल। फ्रॉम 8th डे, 8वें दिन से सुबह शाम एक एक ऑरेंज रेड कलर का कैप्सूल लेना है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप 2 ऑरेंज रेड कलर के कैप्सूल लेंगे। एक दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है फ्लश वन। यहाँ में एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुछ लोग या फिर बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है स्टोन का मतलब सारे एक जैसे स्टोन होते हैं। सारे स्टोन एक जैसे नहीं है। गोल ब्लैडर में स्टोन होता है वो अलग है, किडनी में स्टोन होता है वो अलग है। किडनी स्टोन का रीजन बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड अदर मेटल सॉल्ट्स, जो खाने की थ्रू से ब्लड में आती है और ब्लड से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर जाना चाहिए था। लेकिन जो गोल ब्लैडर स्टोन होती है वो बेसिकली फैटी फूड ज्यादा लेने से होते हैं, लिवर कमजोर होने से होती है, बहुत ज्यादा तेल मसाले खाने से होते हैं। इससे काइंड ऑफ सॉलिड मास ऑफ फैटी एसिड, इस तरह के चीजों से, और उसमें बाइल एसिड वगैरह भी होती है, बाइल सॉल्ट होती है। सो दोनों बिल्कुल अलग है। फ्लश वन गोल ब्लैडर स्टोन में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ किडनी स्टोन के लिए डिजाइन किया गया है। सो फ्लश वन किडनी स्टोन के इलाज के लिए हमने बनाया है, और ये सिर्फ किडनी स्टोन नहीं बल्कि किडनी के दूसरे फंक्शंस में भी मदद करती है। इसमें पाषाण वेड, बरून, अपमार्क, पुनर्नवा, कुटकी, गोक्षरु और मुलास्का डाला गया है। ये किडनी स्टोन को बनने से रोकता है। किडनी स्टोन अगर बड़ा है उसको छोटा करने में मदद करता है, और छोटा करने के बाद इसके यूरिन के साथ मिक्स करके बॉडी से बाहर निकलने में भी मदद करती है। 3 काम करती है। किडनी स्टोन को फॉर्म होने से रोकती है, बड़े स्टोन्स को तोड़ के छोटा बनाने में मदद करती है, और उसको यूरिन के साथ मिक्स करके, डिसॉल्व करके
यूरिन के साथ बाहर निकालती है। इसके अलावा यूरिन की प्रोडक्शन और आउटपुट को बढ़ाते हैं, किडनी को हेल्दी रखती है, पेन वगैरह को कम करेगा और किडनी का ओवरऑल जो हेल्थ है उसको अच्छा रखता है। किडनी स्टोन को नेचुरली डिसॉल्व करती है। बेनिफिट्स, दोबारा से किडनी स्टोन को बनने से रोकता है, हेल्दी किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है, किडनी स्टोन के दौरान जो पेन और डिस्कंफर्ट होती है उसको रोकता है। किडनी स्टोन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो आपके लिए किडनी पेशेंट के साथ बात करना आसान होगा। किडनी स्टोन को मेडिकल हम लोग रेनल कैलकुली भी कहते हैं। कैलकुली या कैलकुलस का मतलब स्टोन है, रेनल का मतलब किडनी का, और कोले लिथियो इस तरह का शब्द आता है, उसका मतलब है गोल ब्लैडर। किडनी स्टोन एक तरह का क्रिस्टल है। आप क्रिस्टल को समझने के लिए आपको मैं एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूं। आप एक ग्लास के, छोटा सा ग्लास में उबला हुआ पानी लीजिए, गर्म पानी, और उसमें नमक डालते जाए, धीरे धीरे मिक्स करते जाइए। ऐसे आप बहुत लंबे टाइम तक करते जाइए, जब तक और नमक मिक्स नहीं होता है तब तक करते जाइए। कुछ देर बाद आप देखोगे कि सारा सॉल्ट मिक्स हो गया, नमक मिक्स हो गया, और जैसे जैसे पानी ठंडा होगा आपको दिखेगा कि उसके नीचे क्रिस्टल जैसा, क्रिस्टल का मतलब बहुत ही यूनिफॉर्म शेप में लंबा, या फिर शीशे की, आप शीशा को अगर टूटोगे, तोड़ोगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ा अगर निकलेगा, वो क्रिस्टल शेप में होती है। सो क्रिस्टल जैसा चीजें पानी के नीचे धीरे धीरे जमा होने लगेगा। रीजन यह था कि पानी जब गर्म था वो ज्यादातर सॉल्ट को डिसॉल्व कर पाया, जैसे जैसे ठंडा हुआ वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको पानी से बाहर निकल रहा है। इसी तरह से हमारे दोनों किडनियों की थ्रू से रोजाना 180 लीटर ब्लड गुजरती है, और 180 लीटर ब्लड में बहुत सारे चीजों को किडनी फिल्टर करती है। किडनी उसमें से पूरा पानी निकाल लेती है, पानी में से कुछ सॉल्ट को निकाल के बाहर फेंक देती है, फिर पानी को दोबारा से ब्लड में भेजती है। ये एक्सचेंज चलते रहता है 24 आवर्स। अगर किसी के बॉडी में, ब्लड में कुछ सॉल्ट्स, खास करके मेटल सॉल्ट्स अगर ज्यादा हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सॉल्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी खाने के माध्यम से आपके बॉडी में सॉल्ट ज्यादा आ सकती है, तो ये सॉल्ट्स अगर बहुत ज्यादा हो, वो धीरे धीरे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, जहां पे ये फिल्ट्रेशन होती है, वहां पे ये धीरे धीरे क्रिस्टल होना जमा होता है, और लंबे टाइम में छोटे छोटे क्रिस्टल मिल मिल के बड़ा क्रिस्टल एग्लोमेरेट, और फिर वो जाके बड़ा सा स्टोन बन जाता है। इसी को किडनी स्टोन कहते हैं। ये किडनी स्टोन का सिम्टम्स है, वॉमिटिंग का फीलिंग्स और वॉमिटिंग दोनों होगा, कमर के नीचे पीछे की तरफ पेन होगा, आपके पेट की साइड में लोअर एब्डोमेन में भी पेन होगा, और कभी कभी ये पेन बहुत तेजी से आएगा, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी बहुत तेजी से पेन की फीलिंग्स आएगी, बहुत तेजी से आपको बुखार भी आ सकता है, बहुत खतरनाक पेन आ सकती है। यूरिन आउटपुट के दौरान, यूरिनेशन के दौरान पेन हो सकता है, शिवरिंग के साथ बुखार आ सकती है, बहुत बार आपको यूरिन की फीलिंग्स आएगी लेकिन आप यूरिनेट नहीं कर पाओगे, और कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकती है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन होने का खतरा ज्यादा है, जैसे जो पानी कम पीते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, जिनके खाने में सोडियम, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, शुगर या सोडियम बहुत ज्यादा है। सोडियम और शुगर के बारे में मैं बताऊंगा। नमक सोडियम है, कोई भी सॉल्टी चीज, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, चिप्स जैसे चीजें, इसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है। और शुगर, वो भी चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, कोई भी मीठी चीज, उसमें शुगर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूसली विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने से भी किडनी स्टोन हो सकती है। अगर आपके फैमिली में किसी को किडनी स्टोन का हिस्ट्री है, मम्मी पापा को, पेरेंट्स में से किसी को, तब भी आपको हो सकता है। किसी कारण से यूरिन आउटपुट में ब्लॉकेज है, तब भी हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से मर्दों में यूरिन आउटपुट में दिक्कत आ सकती है, तब भी आपको किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी का इंटेस्टाइन या स्टोमक का सर्जरी हुआ है, गैस्ट्रिक का बाईपास सर्जरी हुआ है, ऐसे में अब आपको किडनी स्टोन हो सकती है, क्योंकि ऐसे में फूड पाइप में मौजूद सारे हेल्दी अनहेल्दी चीजें तुरंत ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। कुछ मेडिसिन की वजह से भी किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब है वो दवाई जो लेने से पेशाब ज्यादा बनता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक्स दी जाती है। बहुत बार अगर बॉडी में पानी ज्यादा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, उसमें डायूरेटिक्स दी जाती है। कैल्शियम वाला एंटासिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का एंटासिड लेने से किडनी स्टोन का चांस बढ़ता है।
किसी का अगर सीजर से एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसके मेडिसिन से भी किडनी स्टोन की खतरा बढ़ता है, बहुत सारे बीमारियों में बढ़ता है। ये राइट साइड का फोटो को देखिए, ये किडनी है और जो थोड़ा सा डार्क चॉकलेट कलर का ट्रायंगुलर शेप का आप कुछ देख रहे हो, वहां में सारे नेफ्रॉन से फिल्टर हुआ चीजें यहाँ पे कलेक्ट होती हैं। इस पार्ट को मेडुला और इस पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ में सारे यूरिन जमा होती है। अगर उस यूरिन में क्रिस्टल्स हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल ज्यादा है, तो ये जो जहाँ पे सारा यूरिन इकट्ठा होती है, यहाँ पे धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप है न्यूक्लिएशन, फिर क्रिस्टल ग्रोथ होगा, फिर क्रिस्टल एग्रोमेरेशन और फिर किडनी स्टोन। उम्र, जेंडर, आपके खाने पीने के तरीके, कुछ सॉल्ट कुछ मिनरल ज्यादा लेने से, क्लाइमेट के जेनेटिक कारण से, पानी आप कितना पीते हैं, सारे कारण से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। और इस स्टोन कहीं में भी हो सकता है। जैसे किडनी से यूरिन फॉर्म होकर जिस पाइप से बाहर आती है उसको यूरेटर कहती है। दोनों किडनी से दो यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को जमा करती है। सो पूरे यूरेटर के माउथ से लेकर ब्लैडर के ओपनिंग तक कहीं में भी स्टोन फॉर्म हो सकती है, किडनी के अंदर में भी हो सकती है। सो इस तरह से किडनी स्टोन, और अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकते हैं, किडनी डैमेज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसका नाम है फ्लश वन। इसमें पशन वेट डाला गया है जो लिथोट्रोपिक एजेंट है। लिथोट्रोपिक का मतलब है जो बड़े साइज के किडनी के स्टोन को तोड़ के छोटा बनाता है। यानी कोई भी साइज का स्टोन हो, आप फ्लश वन देंगे और कम से कम 3-6 महीने के लिए देंगे तो बड़ा स्टोन धीरे धीरे टूट के छोटा होगा और छोटा वाला और छोटा होकर डिसॉल्व होकर यूरिन के साथ बाहर चला जाएगा। इसमें हमने बरून ऐड किया है जो किडनी स्टोन को यूरिन के साथ मिक्स करके डिसॉल्व कर देती है। अपा मार्क जो यूरिन की आउटफ्लो को बढ़ाती है। जैसे किडनी स्टोन में यूरिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, दिक्कत होता है, पेनफुल होता है, उसको कम करेगा। इसमें ऐड किया है जो किडनी को डिटॉक्सिफाई करती है। पुनर्नवा जो डायरेटिक है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। गोशकरू किडनी इंफेक्शन को रोकता है। एंड देन मुलास्कर जो किडनी स्टोन को फॉर्म होने से रोकता है, मिनरलाइज और क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है या फिर 3 बार भी लिया जा सकता है। आइडियली 60 केजी तक आप 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लें। 80-90 केजी तक आप 3 कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है यूरिक वन। यूरिक एसिड अगर बॉडी में लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसको गाउट कहते हैं, हाइपर यूरेसीमिया भी कहते हैं। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो खाने के बाद, कोई भी खाना हम खाते हैं उसको लिवर मेटाबोलाइज करती है। यानी लिवर एक फैक्ट्री है, कोई भी खाना लिवर में गुजरेगा, लिवर उसको प्रोसेस करके बॉडी के लिए इस्तेमाल लायक बना देगा। हमने प्रोटीन खाया, वो लिवर में जाएगा, अमीनो एसिड बनेगा, बॉडी अपने के हिसाब से दूसरा प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा। सो उसी तरह से बहुत सारे चीज खाने के बाद लिवर जब उसको मेटाबोलाइज करती है तो उसमें से यूरिक एसिड बनती है, यूरिया बनती है। यूरिक इसको जैसे आप हमारे जो सेल्स है, सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होती है, डीएनए होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है। इस तरह के खाने वाला चीजों में से अक्सर यूरिक एसिड बनती है जिसको प्यूरिन बेस्ड फूड कहते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, उस केमिकल स्ट्रक्चर आप प्यूरिन कह सकते हैं। पेंटोस शुगर का जो स्ट्रक्चर है उसको प्यूरिन बेस्ड कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्यूरिन बेस्ड है। यानी हमारे जो खाद्य नली है, जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप के अंदर रोजाना सैकड़ों बैक्टीरिया मरते हैं। हमारे फूड कैप के अंदर हमारे एपिथेलियल के भी सैकड़ों सेल रोजाना मरते हैं, करोड़ों में मरते हैं। ये सारे सेल्स मरने के बाद प्यूरिन बनाती है, उसके कारण भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। और बहुत सारे ऐसे फूड्स है, प्रोटीन रिच फूड बहुत सारे हैं, उससे भी प्यूरिन बेस्ड चीजें बनती हैं। सो प्यूरिन बेस्ड फूड जब हम लेते हैं, वो टूटने के बाद यूरिक एसिड बनती है। हमारे ब्लड में एक मिनिमम अमाउंट का यूरिक एसिड रहना चाहिए, 0.2 से लेकर 0.7 तक। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे हमने कहा था, आप नमक में, पानी में, गर्म पानी में नमक मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो, तो एक हद तक वो मिक्स होगा। जब पानी धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो नमक पानी से बाहर आकर नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सो इसी तरह से ब्लड में जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाती है तो खास करके पैरों की उंगलियों के इस बेस में, इस हड्डी के जॉइंट में यूरिक एसिड इस तरह से जमा होने लगता है। और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, नीडल शेप्ड है,
और ये बहुत पेनफुल होता है। इसी को ही गाउट या फिर गाउटी आर्थराइटिस या फिर हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, और ये खास करके रात को ज्यादा होती है, गर्म होती है, स्वेलिंग होती है, और ये ट्रिमेंडस पेन है, ट्रिमेंडस। और जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल ज्यादा जमा हो जाएगा तो ये हड्डियों को डिफॉर्म कर देती है, स्वेलिंग होगा और वो परमानेंट होगा। हड्डी स्वेलिंग होगा, हड्डी बढ़ जाएगा, आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते, सर्जरी करना पड़ेगा। यानी ये सीमेंट की तरह वहां पे चिपक जाता है। सो ये एक खतरनाक सिम्टम है, और अगर लॉन्ग टाइम तक ये हुआ तो किडनी भी खराब हो सकती है। ये गाउट का मैकेनिज्म है। पहले राइट साइड के फोटोज को देखते हैं। पहला से एग्जांपल, आपके ब्लड में यूरिक एसिड धीरे धीरे बढ़ने लगा है तो आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे पहले, इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गाउट। ब्लड में यूरिक एसिड धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बढ़ने लगा है तो ही क्रिस्टल फॉर्म होगा। कभी कभी बहुत जल्दी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा टाइम के बाद फॉर्म होते हैं। दूसरा स्टेप है एक्यूट इंटरमिटेंट गाउट। ये तीसरे दिन से 10वें दिन तक ये पेन आपको रहेगा, क्योंकि एक बार जो यूरिक एसिड क्रिस्टल बॉडी में जमा हो गया वो बहुत आसानी से बॉडी के बाहर नहीं जाती है, इतना आसानी से बाहर नहीं जाती है। तो इतने दिनों तक आपको पेन किलर खाना पड़ेगा, और यूरिक एसिड ब्लड में बिल्कुल बनने नहीं देना है, कम से कम बनने देना है, ताकि जो क्रिस्टल जमा है वो दोबारा से ब्लड में डिसॉल्व हो जाए। इससे पेन होता है, स्वेलिंग होता है, बहुत ज्यादा आप कमजोर, और शिवरिंग के साथ बुखार भी आ सकता है। तीसरा है एडवांस स्टेज, जिसको क्रोनिक टोफाशियस गाउट कहते हैं। इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण हड्डियों में डिफॉर्मेशन होती है, हड्डियों का शेप बिगड़ जाती है। ये कुछ फूड हैं जिसमें प्यूरिन ज्यादा है, और ये प्यूरिन वाला खाना अगर आप ज्यादा खाओगे तो ब्लड में प्यूरिन बढ़ जाएगा, जैसे मीट, सी फूड, बियर, डिस्टिल स्पिरिट्स, ड्रिंक्स एंड फ्रुक्टोज। कुछ फैक्टर से भी प्यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जैसे मर्दों के बॉडी में प्यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होने का खतरा ज्यादा होता है, उम्र के साथ साथ बढ़ता है, मोटापे का कारण बढ़ सकता है। कुछ खास तरह के लोगों में बढ़ता है, जैसे पैसिफिक आइलैंड के लोगों में यूरिक एसिड ज्यादा होती है। पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक से होती है, किडनी की बीमारी से होती है। कुछ कारणों से यूरिक एसिड की जमा होना बॉडी में बढ़ जाता है, यूरिक एसिड की जमा होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, रिमेटिज्म है, किडनी की प्रॉब्लम है, ब्लैडर में स्टोन है, सो किडनी स्टोन एंड यूरिक एसिड आर इंटरलिंक्ड। अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। कुछ मेडिसिन से यूरिन आउटपुट कम होती है, ऐसे कंडीशन में भी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, जैसे थायराइड्स, डायरेटिक्स, फ्रुक्टोज, जेनेटिक फैक्टर और किडनी डिजीज। ये सारे कारणों से आपके ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड का सिर्फ 30% स्टूल या टॉयलेट बाहर होती है, और 70% किडनी के माध्यम से यूरिन के साथ बाहर होती है। सो कुल मिला के यूरिन और किडनी मेजर कॉज है, और किडनी में गड़बड़ हो तो गाउट या फिर हाइपर यूरेसिमिया का खतरा बढ़ जाता है। ये सिम्टम्स है। ये जो रेड डॉट्स है, इन जगहों पे पेन ज्यादा हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन एरियाज है जहां पे यूरिक एसिड की क्रिस्टल डिपॉजिट होती है। सबसे ज्यादा टो के बेस में होती है, यहां में पेन होगा, किडनी स्टोन हो सकता है, और जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है। और इसके लिए एक शानदार प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है, यूरिक वन, जिसमें महारसाडी घन, गूगल, गिलॉय, पुनर्नवा हल्दी, न्यूरगांडी, गोश्करू, ये सारा इंग्रेडिएंट्स हमने इसको डिजाइन किया गया है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, जॉइंट में होने वाले डिस्कम्फर्ट को कम करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, किडनी फंक्शन को अच्छा रखेगा। जिनका यूरिक एसिड ज्यादा है आप उनको दे सकते हैं। जिनको गाउट या जॉइंट्स में स्वेलिंग, आर्थराइटिस के खतरा ज्यादा है, या फिर जिनको ये होता है, आप उनको भी रेकमेंड करें। पेन और इन्फ्लेमेशन में दे, किडनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए दे सकते हैं, यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए और डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। ब्लड यूरिन को क्लीन करने के लिए, किडनी को क्लीन करने के लिए आप इसको रेकमेंड करें। ओवरऑल बॉडी का वाइटलिटी के लिए भी दे सकते हैं। महारसाडी घन, पुनर्नवर गोखरू, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालेगा। हल्दी और गूगल इन्फ्लेमेशन, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग को कम करेगा। नीरगुंडी स्टिफनेस, टाइटनेस को कम करेगा। गिलॉय इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा, बुखार को भी कम करेगा। 1 से 2 कैप्सूल दिन में
2 बार या 3 बार भी आप ले सकते हैं अगर आपका पेन और किडनी यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है। एक और शानदार प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है जीपीएम, गट एंड पाइल्स मैनेजमेंट सिरप। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखता है और पाइल्स के में भी आपको मदद करता है। जैसे हमने पाइल 1 प्रोडक्ट देखा था, तो पाइल 1 के साथ साथ आप जीपीएम भी सजेस्ट करें। ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, बाउल मूवमेंट को अच्छा रखता है, पाइल्स की मैनेजमेंट में आप इसको ऐड करेंगे तो जल्दी रिकवरी होगा। होलिस्टिक अप्रोच है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पाइल्स से रिलेटेड हेमोरॉइड्स, इस तरह का फिस्टुला, फिशर्स, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें सौंफ, जीरा और सौंठ हमने ऐड किया है, अजवाइन, जो डाइजेशन को अच्छा रखता है। उसके साथ त्रिफला आंवला सना इमली कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा और पाइल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बंसा पत्रा, नीम, गिलोय और मुलेठी ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूदिंग करता है, यानी ठंडा रखता है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इनसे बचाएगा। दालचीनी, नींबू यानी क्लोव और लेमन, सिनेमन और लेमन, ये गरम मसाला कार्बोनेटिव है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, डिटॉक्सिफायर भी है। 5 to 10 ml बॉडी वेट और उम्र के हिसाब से आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। सो पाइल 1 का डोज हमने बताया। सो आपने पाइल 1 लिया, पहले ग्रीन कलर का 7 दिन लिया, फिर जो 60 ऑरेंज रेड कलर का है आपने लगातार 30 दिन लिया, दो एक एक करके 2 बार, और साथ में हर बार खाने के बाद जीपीएम भी आप ले सकते हैं 10 ml। बड़े लोगों के लिए 10 ml, अगर छोटे बच्चे हैं 25 kg 30 kg तक का वेट है तो आप उनको 5 ml दे सकते हैं। वुमेन 1 के बारे में डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। एक और खास प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है ल्यूको UT1। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। लिकोरिया, आई एम श्योर सभी को पता है कि एक फीमेल को होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता। लिकोरिया का इन्फेक्शन फीमेल में मेडिसिन आप देते हो, ठीक होती है, कुछ दिन बाद दोबारा वापस आती है, खास करके मैरिड फीमेल्स में। उसका रीजन है कि ये बीमारी जो इन्फेक्शियस लिकोरिया है, ये बीमारी महिला से पुरुष को जाती है, और हमने सिर्फ महिला का इलाज किया तो महिला का ठीक हो गया, कुछ दिन बाद दोबारा से पुरुष से महिला को वापस आती है। सो ये लिकोरिया का जो सिम्टम्स है उसके लिए डिजाइन किया गया है। और जब भी इन्फेक्शियस लिकोरिया हो और आपको पता नहीं चलेगा इन्फेक्शियस है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, सो आइडियली जो शादीशुदा महिलाएं हैं अगर उनको लिकोरिया है, आप उनको हमेशा बताना है ये प्रोडक्ट हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है अगर हम कंप्लीट क्योर चाहते हैं तो। सो लिकोरिया की प्रॉब्लम को दूर करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो फ्लोरा है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में फूड पाइप में अच्छे बैक्टीरिया होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव कैनल में भी या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी अच्छे बैक्टीरिया होती है, उसको मेंटेन करेगा। लैक्टोबैसिलस जो दही वाला जो बैक्टीरिया होती है जो हम प्रोबायोटिक्स में लेते हैं, सिमिलर बैक्टीरिया फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी होती है। यूरिनरी हेल्थ को अच्छा रखता है। लिकोरिया के बारे में थोड़ा पहले जानते हैं। नॉर्मली फीमेल की रिप्रोडक्टिव कैनल से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होते हैं जो नॉर्मल है, और ये डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है। इससे वो लुब्रिकेटेड रहती है, उसका मॉइस्चर मेंटेन होती है, वहां के जो बैक्टीरिया है, गट हेल्थ अच्छा रहता है, नॉट गट हेल्थ बट वजाइनल हेल्थ अच्छा रहता है, उसमें अच्छे माइक्रोब्स, लैक्टिक एसिड बैसिलस ग्रुप के माइक्रोब्स वहां पे ग्रो होती है और हार्मफुल इन्फेक्शन आपको प्रिवेंट करती है। जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ओडरलेस है, उसमें कोई बदबू नहीं है, व्हाइट है, नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी फॉल्स स्मेल आती है, कलरफुल होती है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। नॉर्मल पहला रीजन है हार्मोन अगर इम्बेलेंस हो जाए तो। जैसे फीमेल्स के बॉडी में 4 तरह का हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, मेल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन महीने के हर दिन में थोड़ा बहुत बदलते रहता है, और इसी के कॉन्सेंट्रेशन के कम ज्यादा होने से पीरियड्स आते हैं। सो ये हार्मोन जब इम्बेलेंस होती है तब ये डिस्चार्ज ज्यादा हो सकती है। ये नॉर्मल हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से डिस्चार्ज है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और ये मल्टीपल इन्फेक्शन से होती है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो थिन, मिल्की व्हाइट या फिर क्लियर डिस्चार्ज है। इसमें कोई भी फॉल स्मेल नहीं है या फिर बहुत माइल्ड एक स्मेल रहता है।
और ये नेचुरली होती है, ओवुलेशन के दौरान ज्यादा होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होगा और हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकती है। दिस इज नॉर्मल, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो एबनॉर्मल लिकोरिया है उसमें ग्रेइश और येलो या फिर ग्रीनी डिस्चार्ज होती है, उसमें व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स ऐसा भी आपको दिख सकते हैं, उसमें एक फाउल और स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, उसमें इचिंग, बर्निंग और पेन होती है, ये थिक, क्लम्पी और फ्रोदी टेक्सचर का होता है, थोड़ा सा फ्रॉथ जैसा दिखेगा। सो ये है एबनॉर्मल लिकोरिया, और इससे इन्फेक्शन या फिर अगर ये अनट्रीटेड रहा तो डिस्कम्फर्ट हो सकती है। ज्यादातर फीमेल्स में हाइजीन के कारण इन्फेक्शियस लिकोरिया होती है। इसका सिम्टम्स है हमेशा वाटरी या फिर डिस्चार्ज रहेगा, आप कमजोर महसूस करोगे, चक्कर आएगा, आपका वेट कम हो सकता है, पैरों के जो हील्स हैं वहां में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आप चिड़चिड़ा रहोगे, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और एब्डोमिनल रीजन में आपको हमेशा एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। जो अनमेरिड लेडीज है उनमें लिकोरिया होने का पहला रीजन है हार्मोनल चेंजेस, दूसरा रीजन है हाइजीन अगर सही ना हो तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान लिकोरिया होना मामूली है क्योंकि इस दौरान हार्मोनल चेंजेस होती है, सो नो वरीज, इस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लिकोरिया इन्फेक्शन से होती है, किसी इन्फेक्शन के कारण लिकोरिया होती है, तो पता लगाना आसान है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकती है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकती है, ये सारे कारणों से आपका इन्फेक्शन बढ़ सकती है। और ये सारे सिम्टम्स का मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया जिसका नाम है लिको 81। इसमें करोंदा और अश्वगंधा डाला है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकती है और यूरिनरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखती है। अशोका फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक। नाग केसर लिकोरिया को रोकता है, इसका सिम्टम्स को रोकता है। धाई फुल, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, फुल का मतलब नॉट दिस फुल, एक्चुअली फुल फ्लावर। ये 10 से 15 ml मिनिमम आपको लगातार 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज के रेजिमेंट में आपको लेना होगा। 30 डेज तक आपको लगातार लेना है 2 बार, और इस दौरान हस्बैंड भी जरूर ले, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स को पता नहीं चलेगा कि उनका लिकोरिया या फिर नॉर्मल है। सो व्हाई टू टेक ए चांस, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो मैरिड है दोनों लोग इसको 10 से 20 ml दिन में 2 बार लें और लगातार 30 दिन लें, उसके बाद सिर्फ फीमेल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे।